हिरणों के साथ क्या संबंध है विष्णु समाज का? खाली हिरणों के साथ नहीं है, घाव नहीं देना एनवायरनमेंट को और घाव नहीं देना अपने आप को। और ऐसे में एक एक्टर आता है, ही इज ऑन अ रैम्पेज एंड किलिंग ऑफ डियर्स। ब्लैक बक चिंकारा वो मूवी थी हम साथ साथ हैं, उस मूवी की शूटिंग कर रहे थे वो लोग, फिर अचानक एक दिन उन्होंने कुछ प्लान बनाया। उसको लीड कौन कर रहा था? उस दिन हुआ क्या था? कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे। एक ड्राइवर था, एक सलमान खान थे, पीछे और 3-4 एक्टर्स बैठे हुए थे। तब्बू, सतीश शाह हाँ वो सेकंड वाले। पॉपुलर मीडिया में लोगों को पता है इस बारे में, बट डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं आइडिया है। बस इतना पता है कि केस चल रहा है और उसको कई बार दबाने की कोशिश की जाती है। फॉरेंसिक लैब्स को जो सामान देना चाहिए था वो बहुत देर में गया। टायर मार्क्स कलेक्ट करने में कोई आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन लगा दिया। इस केस के जो प्राइमरी विटनेस हरीश दुलानी, वो ड्राइवर, क्या हुआ उनके साथ? एक लाइन इंटरव्यू की मैंने कहीं पढ़ी है वेयर ही सेड दैट ही डजंट फील सेफ बट ही इज नोवेयर टू बी फाउंड एनीवेयर। ऐसे कई नरसंहार हुए भारत में जिसके बारे में छुपाया गया है, नहीं बताया गया, एंड दिस इज वन ऑफ देम। खिजरली मैसेज, यस। देवी बिश्नोई, उनका सर काट दिया। उनके 3 बच्चियां आई भागते भागते, उनका भी सिर काट दिया। बात करते करते गूज़बम्स आ जाते हैं कि कैसे यू नो दे मस्ट हैव किल्ड देम। 363 पीपल मस्ट हैव डाइड। वो कौन लोग आए वहाँ पे? उन्होंने कहा कि नहीं तुम तो प्रिमिटिव हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कैसा रहना है और हम तुमको बताएंगे कैसे बेड पे सोना है, तो काट डालो इन पेड़ों को, इन पेड़ों से मकान बनाओ। दिस ऑडेसिटी दैट कम्स फ्रॉम देयर कि आप ट्राइबलिज्म भी खत्म कर दो, पेगनिज्म भी खत्म कर दो, नेचर भी डिस्ट्रॉय कर दो, एंड देन स्टिल से वी आर द पायनियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। हम नॉट नेसेसरली लोगों से गवर्न हो रहे हैं, अब तो हम एल्गोरिदम से गवर्न हो रहे हैं। द राइज ऑफ वोकिज्म, द राइज ऑफ टॉक्सिक फेमिनिज्म, द राइज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये सारा एक बहुत प्लान्ड प्रोसेस है। ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट, ब्रेक डाउन ऑफ सोसाइटी, इररिलीजियस बना देना लोगों को फेथ से डिस्कनेक्ट कर देना। आई वांट टू टेल द स्टोरीज ऑफ धर्मा ताकि हम एक धार्मिक इफेक्ट क्रिएट कर पाएं। हाँ जी अनुज जी, तो नमस्ते, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। हमारी पिछली पॉडकास्ट तो शैडो बैन हो गई, सिर्फ एक्स पे वो चली। लोगों ने उस पर काफी रिएक्ट किया क्योंकि उसमें बातें ही आपने ऐसी की थी, ऐसे एक्सपोज किए थे कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी। और आज भी जो हम चर्चा करने बैठे हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को परेशानी हो सकती है। शायद ऐसे कुछ एक्सपोज हो सकते हैं जो आपकी पुस्तक आने वाली है उसके माध्यम से। पहले तो मुझे ये समझना है कि आप ऐसा कर क्यों रहे? वाई आर यू ट्राइंग टू एक्सपोज द डर्टी बिजनेस? एंड बहुत से लोग डर जाते हैं इस काम को करने में बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर इट इज थ्रेटनिंग टू देयर लाइव्स एज वेल। सो व्हाट इज मोटिवेटिंग यू टू कीप डूइंग दिस? आई थिंक पहले वाली जो हमारी पॉडकास्ट थी दैट चैलेंज द बेसिस ऑफ हेल्थ केयर मार्केटिंग, व्हिच इज नॉट अ गुड प्लेजेंट थिंग टू बी। एक बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट को आप चैलेंज करो, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, राइट? बट एक चीज पर्सनली जो मैं ये क्यों कर रही हूँ, इट्स दैट हर एक सिविलाइजेशन का एक अंडरलाइंग नैरेटिव होता है, विच इज हम ये नहीं कह सकते कि हेल्थ केयर एक तरीके से चलेगी, एजुकेशन एक तरीके से चलेगी और आपकी पॉलिसीज एक तरीके से चलेगी, एनवायरमेंट के लिए कोई डिफरेंट लॉस है। एक सूत्र है जो इन सबको एक में बांधता है, एंड दैट फॉर आवर सिविलाइजेशन इज धर्म। सो आई वॉन्ट टू टेल द स्टोरीज के माध्यम से और लीगल इसके माध्यम से, आई वॉन्ट टू टेल द स्टोरीज ऑफ धर्मा ताकि हम एक धार्मिक इफेक्ट क्रिएट कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे इतनी डिसोनेंस क्यों है सोसाइटी में? डिसोनेंस, डिस्कनेक्शन इसलिए है क्योंकि हम एक सूत्र में नहीं बांध नहीं सक रहे, हम एक पॉलिसी को, लॉ को, फिलोसफी को, एनवायरमेंट को। द मोमेंट वी डू दैट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, एंड इसलिए मैं ये कर रही हूँ। एंड आपने जो शैडो बैनिंग की बात करी, वो एल्गोरिथम्स भी शैडो बैन कर रहे हैं, नॉट जस्ट पीपल। एंड ये मैंने अपनी ये वाली जो किताब आ रही है, इसके कवर को आप देखना, इसके कवर को जनरेट करने के लिए वी हैव टू लिटरली फाइट एल्गोरिथम्स, क्योंकि ये एक वो कहानी बता रही है ऑफ अ बिश्नोई वुमन जो एक हिरण के बच्चे को दूध पिला रही है और एक अपने बच्चे को भी दूध पिला रही है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन साइट इन बिश्नोई कम्युनिटी। मतलब एक वो हर एक रिसर्चर के उसमें होगा ना एक शो स्टॉपर मोमेंट। आपसे ये क्या है? आई हैव सीन इट, ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफी जगह ये पिक्चर्स अवेलेबल है। मोमेंट यू सी इट, आई वांट इट ऑन द कवर ऑफ माय बुक, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विल नॉट अलाउ यू टू शो इट। अच्छा, आप एआई से जनरेट करने जाओ तो इट इज वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस, द कंटेंट इज इनअप्रोप्रिएट। हम नॉट नेसेसरली लोगों से गवर्न हो रहे हैं, अब तो हम एथनो फ्यूडलिज्म में चले गए जहां पर हम
एल्गोरिदम से गवर्न हो रहे हैं, which is even more scary. और एल्गोरिदम्स भी कहीं ना कहीं ट्रेंड हैं उस कंटेंट पे और उन आइडियोलॉजीज से जो सोसाइटी को एज अ होल किसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है. Absolutely. एंड यूर सेइंग कि हम इतने डिस्कनेक्टेड इसीलिए हैं क्योंकि हम एक धार्मिक कोर नहीं है हमारी सोच में, हमारे लॉ में और हमारे वेज ऑफ लाइफ में. एंड सो इस पुस्तक के माध्यम से और जो पहले आप काम कर रहे हैं उसको वापस लाना चाहते हैं. Yes. लोगों तक पहुंचाना चाहिए। Yes. The moment जब हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे ना, हमारा डिसोनेंस खत्म हो जाता है. ये जो आजकल आप देखो बच्चों में जो डिप्रेशन है या बहुत सारी इलनेसेस हैं या हमारा माइंड सेटल नहीं हो पा रहा है, the reason is that we become unconnected with ourselves and we become unconnected with nature. जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया, हमारी ग्राउंडिंग चली गई. द मोमेंट ग्राउंडिंग गोज, वो आप फिर बहता हुआ पत्ता हो, कोई भी आपको अपनी दिशा में लेके जा सकता है. रुख हवाओं का जिधर है आप उस तरह के हो जाते हो, जो कि अब हो रहा है ना. यंग जेन जी को किसी भी कॉज के लिए मोटिवेट करके प्रोटेस्ट किया कराया जा सकता है, बिकॉज उनकी ग्राउंडेडनेस आपने खत्म कर दी. तो जो हमने एल्गोरिदम की बात की, अब ये सेल्फ टॉट तो नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल तो नहीं है. अगर ये कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने की बात जो अनंत ने कही उसमें ले जाया जा रहा है, तो वो भी कोई ड्राइव कर ही रहा होगा. तो ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है? ये वही लोग हैं जो इस तरह के जो बिश्नोई समाज के बारे में जिसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं, उनको भी गुड बुक्स में आने नहीं देना चाहते, गुड लाइट में आने नहीं देना चाहते. बिल्कुल बिल्कुल. अब कल्चरल मार्क्सिज्म का नाम तो बहुत लोग अब फेमिलियर हो गए हैं. कर्टसी, सोशल मीडिया प्रेजेंस, अब आपको एक तरह के थॉट प्रोसेस की पता चल रही, जिसमें से आपको क्लियरली समझ में आता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं. यू नो, ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट, ब्रेक डाउन ऑफ सोसाइटी, ब्रेक डाउन ऑफ इररिलीजियस बना देना लोगों को फेथ से डिस्कनेक्ट कर देना. बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो आप एक सो कॉल्ड नॉन फेथ एंगल से आप नहीं मूव कर पाते. जो एक चीज बंदा फेथ के लिए कर लेता है वो वैसे नहीं कर पाता. तो ये सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने का, द राइज ऑफ वोकिज्म, द राइज ऑफ टॉक्सिक फेमिनिज्म, द राइज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये सारा एक बहुत प्लान्ड प्रोसेस है. एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट टू काउंटर इट. एंड ये बहुत हमारी एजुकेशन में घुस गया है हर जगह. हमारी एजुकेशन में बिश्नोई इफेक्ट कहीं नहीं है, बट ग्रेटा इफेक्ट हर जगह. तो जितनी भी आप पॉलिसीज देखते हैं, जितने भी आप ये नए ट्रेंड्स देखते हैं, ये समाज को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही लेके जाते हैं. हालांकि उनको पेंट ऐसे किया जाता है कि बड़े ये न्यू एज हैं और बड़ा ही समाज को, सोसाइटी को एक ग्लोबल सूत्र में बांध देंगे, बट ऐसा दिखता तो नहीं है. कॉन्फ्लिक्टिज्म तो बढ़ता ही चला जाता है. चाहे वेस्टर्न सोसाइटी में देख लो और उसका आप रिफ्लेक्शन हमारी इंडियन सोसाइटी में भी देख लो. आई थिंक at the root of, actually even if you look at social media, the root of success on social media is conflict. Rage bait, anger, those are the extreme emotions. वो जब आप फ्यूल करते हो, आप बंदे की ग्राउंडेडनेस हटा देते हो, आप उसको धार्मिक स्टेबिलिटी से आप उसको हटा देते हो. द मोमेंट आप उसको हटा देते हो, ही इज योर टूल टू बी यूज्ड इन प्रीटी मच एनी वे. सो एक तरीके से हमें डिस्कनेक्ट करना अपने आप से, डिसोनेंस क्रिएट करनी. एंड आई ऑलवेज से कैपिटलिज्म कैन नॉट सर्वाइव व्हेन पीपल आर स्टेबल, ग्राउंडेड एंड इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी. हाउ विल इट सर्वाइव? अगर मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि देखो आपके यहाँ पिंपल है, आप ये वाली क्रीम यूज करो, देखो आपकी स्किन खराब है, आपका हेयर ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आप नाटे हो लंबे हो जाओगे, आप मोटे हो पतले हो जाओगे, पतले हो मोटे हो जाओगे. एट द हार्ट ऑफ ऑल इज they have to create some bit of conflict in me with myself. The moment you step back from it, it's so visible. And इसीलिए इतने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं. Everyone is dealing with something or the other. आपका जो पुस्तक का पहला चैप्टर है, it says who owns the earth. इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए कि अभी जो सिविलाइजेशंस हमें बता रही हैं और सिखा रही हैं कि ऐसे जीना है सस्टेनेबली, देयर इज अ लॉट ऑफ मक बिहाइंड देम. उनका जो कल्चरल ग्राउंडिंग है वो भी ऐसा है जो एक्चुअली जिन्होंने ग्लोबली ट्राइब्स को डिटेरिएट किया है, जो ट्राइब्स एक्चुअली सस्टेनेबल हैं पहले से, उनका रूट अस्तित्व बर्बाद कर दिया और अब नाउ दे आर टीचिंग एवरीवन.
और जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें शायद क्रिसमस में भी दिखता है। जैसे अनंत ने कहा, कुछ चीजें अगर कोई और सोसाइटी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है तो वो प्रिमिटिव है, डेरोगेटरी, उसको एक फ्रेम में डाल दिया जाएगा। और वही अगर वहां पे हो रहा है तो इट हैज लाइक अ कैपिटलिज्म भी जुड़ा हुआ है उससे, एक इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। आपकी पुस्तक में जो आपने जो पहला चैप्टर है, हु ओन्स द अर्थ, हाउ वुड बी रिलेट दैट एंटायर नैरेटिव विद दिस थिंग? ये एक ना क्वेश्चन मॉडर्न वे बहुत आके खड़ा हो गया कि इस प्रकृति का ओनर कौन है, हु ओन्स द अर्थ। एंड ये क्वेश्चन को मैं बहुत तरीके से रिपीटेटिवली डील कर रही हूँ अपनी किताब में फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स कि ओनर्स कौन है, या गवर्नमेंट है, या कैपिटलिस्ट है, या वो लोग हैं जो उन कम्युनिटीज में जो वहां पे नेचर के साथ रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, या फिर हम जैसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जो रिलेटिवली डिस्कनेक्टेड है सोसाइटी से। हु ओन्स द अर्थ? एक्चुअली नोबडी। प्रकृति दिव्य है, प्रकृति का कोई ओनर नहीं है। तो बट हम सबको प्रकृति के रिदम्स के हिसाब से हम चलेंगे तभी हम सस्टेनेबल हो सकते हैं। एंड द मोमेंट इन ऑल दिस सस्टेनेबिलिटी आप कैपिटलिज्म को अंडरवायर कर दो, आप कैपिटलिज्म की एक रूट और एक अंडरकरेंट डाल दो, तो होल सिस्टम क्रम्बल्स। अब क्रिसमस ट्री हमने बात करी, इतना ब्यूटीफुल रिचुअल था एंड इट कम्स फ्रॉम प्री क्रिश्चियन यूरोप। ओह, है ना, वो एक पेगन कस्टम है। जैसे हम तुलसी पूजा करते हैं, पीपल पूजा करते हैं, नीम निमोलिया लाके उनको पूजा में रखते हैं, वो अपने ट्रीज को वेनरेट कर रहे हैं। उस टाइम पे, दिस इज प्री क्रिश्चियन यूरोप, वहां ट्रीज पे वो सजा रहे हैं, ट्रीज को काट काट के लाके नहीं सजा रहे, बल्कि ट्रीज को सजा रहे हैं, ट्रीज की पूजा कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट फ्रॉम द बाइबल? No, not at all. In fact, the Christmas tree was popularized by, I think, Queen Victoria. And it is an adaptation of a custom. But हमें इतना अच्छा क्यों वो लगता है? Because by nature जो भी सनातन धर्मी है वो नेचर वर्शिपर है ना? तो हम एक तुलसी की पूजा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पीपल कर सकते हैं, क्रिसमस ट्री सजा सकते हैं। अब इफ यू लुक एट सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स, इनको कैसे कल्चर को लेके उसको डीलिंग कर दो उसकी बैकग्राउंड से, एंड उसको फिर डाल दो मूवीज में। जैसे मिसलटो होती है, बहुत सारे आपने फॉरेन हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, देयर इज अ मिसलटो करके हैंगिंग ऊपर, एंड देन द हीरो हीरोइन किस। बट कितना ब्यूटीफुल रोमांटिक कस्टम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो एक पेगन कस्टम है, क्योंकि विंटर्स में फ्लावरिंग प्लांट्स वो सो हार्ड टू फाइंड, यू नो, एंड कहीं कोई ब्यूटीफुल सी चीज आपको दिख रही है, ओह इट इज सो रेयर, लेट्स किस। ये सारे पेगन कस्टम्स को आपने ले लिया, और नेचुरली लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे लगेंगे, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल ऑफ अस हैव आवर रूट्स बैक इन नेचर। फॉर जनरेशंस हम लैंड से हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हो, कोई एक जनरेशन को दूसरे को तीसरा, बट वी ऑल ट्रेस आवर रूट्स बैक देयर ना। बट द मोमेंट कैपिटलिज्म कम्स इन, वो ट्री की कल्टीवेशन होने लग गई, उसको आपने काटना शुरू कर दिया, वो आपने लगाना शुरू कर दिया, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ट्रीज उगाने शुरू कर दिए, फिर वो कार्बन फुटप्रिंट उनका डिके में जाने लग गया। ओके, नाउ प्लास्टिक ट्रीज बनाने शुरू कर देते हैं, प्लास्टिक डेकोरेशंस करने शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। राइट। 2 करोड़ लगभग पेड़ काटे जाते हैं सिर्फ यूएस में, हालांकि उन्हें फार्मिंग भी उसी पर्पस के लिए करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ बिग नॉन सस्टेनेबल थिंग टू डू। उसके अलावा थैंक्सगिविंग पे 1 करोड़ टर्की बर्ड मारी जाती है हर साल खाने के लिए, और उसके भी शायद रूट्स वही हैं, पेगन से ही आते हैं, बट उसको एक कल्चर में बदल दिया। जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं ना कि अंधविश्वास हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट दे आर डूइंग द सेम थिंग, बस हमें वो दिखता नहीं है। हमें दिखता नहीं है, नहीं हम देखना नहीं चाहते, हमें बहुत फैंसी लगता है कि नो कि oh my god, because it is in Hollywood, because it's in the movies, there's lighting, color, action, romance, there's a background score running, it's just so beautiful that everybody wants this, a white wedding, a white Christmas, it's so beautiful because it's been sold to us. and यहाँ हम ऐसी एक कहानी की बात कर रहे हैं जो कि लोग हैं जो हिरणों के लिए मर जाते हैं, you know, and why do we not know their stories? अगर हम एनवायरनमेंट के लिए इतने ही पैशनेट हैं, तो हमें उनकी स्टोरीज पे नहीं पता, क्योंकि हॉलीवुड ने बनाई नहीं, बॉलीवुड ने भी नहीं बनाई, हॉलीवुड में बॉलीवुड ने भी नहीं बनाई। बॉलीवुड की भी जिक्र आएगा। इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। हाउ कम इज देयर अ सिविलाइजेशन जो हिरणों के लिए अपनी जान दे दे रहे हैं? इनका क्या, कैसे इतने स्ट्रांगली एसोसिएटेड है ये नेचर के साथ, और हम इतने डिस्कनेक्टेड क्यों हैं इनसे? या सिर्फ ये हिरणों तक सीमित है?
नहीं ये सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं है, मैं और भी एग्जांपल्स देखी हूँ इसके। तो अगर इनकी हिस्ट्री में जाए ना तो बिश्नोई जो समाज है, बिश्नोई संप्रदाय जो है, ये इनके जो फाउंडर थे, इन्होंने लगभग 550 ईयर्स पहले, 550 साल पहले इसकी स्थापना करी। एंड अगर आप उस टाइम की हालात देखें, वो आज के हालात से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थे। इमेजिन करो, थार डेजर्ट, पूरा रेगिस्तान, बारिश नहीं पड़ रही एट दैट टाइम, लोग उगा नहीं पा रहे, प्रॉपर बारिश नहीं हो रही, बहुत साल तक थोड़े थोड़े छोटे 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 फैमिलीज चलते रहे। एंड एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा एरिया जहाँ पे खाने को कुछ नहीं है, लोग वही मार रहे हैं एनिमल्स को खाने के लिए। अब वो जब सस्टेन नहीं हो रही, पूरी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ब्रोक डाउन। राइट। तो जाम्बो जी ने, गुरु जाम्बेश्वर जी ने क्या किया, एक आचार संहिता लगाई, 29 नियम्स बनाए, जिसमें था कि भाई आप हरे वृक्षों को, हरी डालियों को नहीं काटोगे, और भी बहुत सारे उसमें 29 नियम्स है। विष्णु जाप करोगे, अपने आप को स्वच्छ रखोगे, पानी साफ करके पियोगे, ये बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए। 29 नियम तो खैर ज्यादा नहीं है, पर शब्दवाणी इज अ थिक बुक, मोदी जी के बात नहीं। तो उन्होंने कुछ विष्णु जी की भी व्याख्या करी क्या, कुछ कि हाउ दे सी विष्णु एज? विष्णु जी की पर से व्याख्या नहीं करी, पर वैकुंठ की बहुत बात करते हैं वो, कि कैसे हम सबको वहां जाना है, परम ब्रह्म की बहुत बात करते हैं वो। एंड बहुत ही फनी तरीके से ना, ये जो फिलोसोफर्स, ये जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने जब ये आरोपित करते हैं बात की विष्णुइज आर मुस्लिम्स, ये कहते हैं नहीं जी वो तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू हुए थे, फिर उन्होंने फर्स्ट वावल प्रोनाउंस करना बंद कर दिया, वो बिसिन 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 बन गया, फिर उससे बिसिन बिसिन बन गया, उससे विष्णुई विष्णुई बन गया। क्या ये कौन सी, कहाँ से जाके तुमने काम पकाया, मतलब एंड ये रिसर्च में आ गया, सारी जगह आ गया। ये रिसर्च किसने पब्लिश की थी? एग्जैक्टली किसने? स्कॉलर्स हैं बहुत बड़े बड़े, एक डोमिनिक सिला खान करके एक स्कॉलर है, पूरी फिलॉसफी डिस्ट्रॉय कर दी उनकी। और वो तो ऐसा तो है नहीं कि ना कि वो विलुप्त सभ्यता है, वो तो है वहां पर ऑलरेडी। करेक्ट। तो अगर आपको उसको वैलिडेट करना, यू कैन गो एंड सी देयर। Exactly. मैं तो गया हूँ ना मुकाम, करेक्ट, मैंने देखा है वहां पे ऐसा कुछ है तो नहीं। ऐसा कुछ है भी नहीं। शी सेज दैट दिस इज री-हिंदुआइजेशन that has happened. ओह नो। री-हिंदुआइजेशन कैसे? वहां जाम्बो जी के बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, यस वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते थे, एंड उन्होंने बहुत सारी शब्दवाणियों में एड्रेस भी किया मुस्लिम्स को कि भाई तुम मीट मत खाओ, या बहुत सारी शब्दवाणियां सर एड्रेस्ड टू मुस्लिम, स्पेशली शब्दवाणी 6, 9 and 11 I think are addressed to Muslims, but that does not make him a Muslim. And हर जगह वो कह रहे हैं विष्णु जाप करो, विश्वकर्म की थ्योरी इतनी अच्छे से निकल कर आती है उनकी सारी शब्दवाणियों में से, बट नहीं, वो सब साइडलाइन करके एक चीज पे फोकस करते हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स थे, कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिससे उन्होंने इस चीज को जो मैप किया कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है, या फिर ये सारा कांड जो है शुरू होता है सेंसस ऑफ मारवाड़ से। ओके, तो सेंसस ऑफ मारवाड़ केम इन 1891, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये डॉक्यूमेंट किया, and उसमें दे कॉल इट दे डोंट से दैट इट्स दैट बिश्नोईज आर मुस्लिम्स। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लगभग 40,000 बिश्नोईज रहते हैं इन द एरिया ऑफ मारवाड़, and they follow practices which can be identified as Muslims. They are somewhat syncretic, मतलब जैसे आज की डेट में हम गंगा जमुनी तहजीब बोल देते, उस टाइप से फ्यूजन। उन्होंने मुस्लिम कभी नहीं कहा, उनको ओरिजिन भी नहीं कहा। And they also mentioned in the census of Marwar that Jambo ji comes from a Rajput family, और उनके फॉलोअर्स भी ज्यादातर जो जाट थे, ऐसे करके लिखा हुआ है वहां। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने सिंक्रियाटिक जो डाल दिया ना, सिंक्रियाटिक लिमिनल कम्युनिटी डाल दिया, उस वर्ड को लेके एम्पलीफाई करके, मतलब उसको धूम के इतनी बड़ी ये चीज बना दी। फिर 1901 के आसपास एक आते हैं रसल वेन, रॉबर्ट वेन रसल करके, उन्होंने एक बहुत बड़ा एथनोग्राफिक स्टडी करी थी इंडिया में, ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी इतनी वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश करी, and he has published every ritual जो different caste communities करती हैं, उसमें फिर बिश्नोईज का मेंशन है। and बिश्नोईज bury their dead, because जो लकड़ी नहीं काट पा रहे हैं, यहाँ लकड़ी है नहीं, वो इतने क्विंटल लकड़ी जला कैसे सकते हैं, right? So they bury their dead for a totally different reason, and वो अपने एग्रीकल्चरल लैंड में ही bury करते हैं, वो कोई स्मारक नहीं बनाते, कब्रिस्तान नहीं है कुछ, कोई लैंड अक्वायर करने की वो कोशिश नहीं करते। एंड वहां से
एंड रसल लेन ने क्या किया, रसल लेन ने बहुत सारी जो है कम्युनिटीज मैप करी हैं जो कि बरीज डेड हिंदू संप्रदाय। तो वो कमार्ड्स की भी बात कर रहे हैं, वो आर्यस की भी बात कर रहे हैं, वो और भी बहुत, ये तो खाली राजस्थान वाली है, उन्होंने पूरे पैन इंडिया बनाई है। मतलब उस जमाने में आईएएस अफसर काम करते थे, सिविल सर्वेंट्स काम करते थे। उन्होंने आईएएस नहीं जो तो सिविल सर्वेंट्स कहते थे, उन्होंने इतने सारे एथनोग्राफिक स्टडीज करी है, राइट। अब उसमें से जब द फैक्ट अच्छा विष्णु इज बरीड डेड, ऐसे ऐसे फिर स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा अच्छा फिर तो ये जी बिल्कुल मुस्लिम समाज से ये करते, कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग कि हम लोग 5 महाभूत में लीन होने की बात करते हैं। सो जलदाह भी करते हैं, सन्यासी का जलदाह भी करते हैं, यहाँ अग्निदाह भी करते हैं, तो वो धरती में डाल देते हैं। इट इज नॉट सिंबॉलिक ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फेथ कंफ्यूजन। तो ये क्या कन्वर्जन करने के साइकोलॉजी से ये किया जा रहा है? गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो डोमिनिक सिला खान थी, जिन्होंने ये खुद ये इतनी बड़ी सारी थियोरी उनकी रिसर्च पे बेस करती है अपने आप को। डोमिनिक सिला खान एक फ्रेंच स्कॉलर थी जो कि जयपुर आई, शी मैरिड अ मुस्लिम मैन। तो उन्होंने और यही बस नहीं, उन्होंने अपनी जो रिलीजियस सिंक्रियाटिक लाइफ थी उसको आरोपित कर दिया ऑन बहुत सारी प्रैक्टिसेस दैट आर हैपनिंग। यस बॉर्डर एरियाज हैं, यस एक लाइन खींच के आप अलग अलग नहीं कर सकते, कम्युनिटी साथ में भी रह रही थी, बट यू कांट जस्ट एक आप आरोपित नहीं कर सकते यू नो कि एक कम्युनिटी के ऊपर कि ये तो ऐसी ही होंगी जस्ट बिकॉज आपको ठीक लग रहा हो। हाँ, because they come from a monotheistic view of world. They can't see कि हम सब कुछ कर सकते हैं। Yes. और अगर वो दफना रहे हैं तो वो पेड़ की पूजा भी तो कर रहे हैं। तो अगर आपने एक चीज ये ट्रेड देखा कि ये सिमिलर टू दिस कम्युनिटी, तो फिर उसको जो काउंटर करता है, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया कि वो पेड़ों की भी पूजा कर रहे हैं? Correct. तो या सो इट्स इन्फोर्स्ड डेफिनेटली। इट्स डेफिनेटली अ फॉल्स डेफिनेशन, क्योंकि वो खाली पेड़ों की पूजा ही नहीं कर रहे हैं, वो शाम को संध्या आरती की भी बात कर रहे हैं, वो विष्णु जाप की भी बात कर रहे हैं, हवन की भी बात कर रहे हैं, वो पाहल भी लेते हैं जो कि जैसे चरणामृत जैसा होता है, वो उसकी भी बात कर रहे हैं। जाम्बो जी अपने आप को प्रहलाद पंथी भी बता रहे हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें इग्नोर करके आप एक चीज क्यों उठाओगे? प्रहलाद पंथी, हाँ, वो जो प्रहलाद थे जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, उनके डिसेंडेंट्स अपने आप को उनके भक्त ये मानते हैं कि हम प्रहलाद पंथी हैं, वो पंथ फॉलो कर रहे हैं। ओके। क्या यही कारण है कि वहां पे वो लगातार जो हवन जो अग्नि जलती रहती है, मुकाम जो स्मारक है उसके सामने वो लगातार हवन अग्नि जलती रहती है, और उसमें आप लकड़ी, क्योंकि वो लकड़ी का तो यूज करते नहीं है, तो वो एक नारियल के अंदर घी भर के उसकी आहुति देते हैं। वो भी बाद में शुरू हुआ है। पहले जो ट्विग्स हैं, जो गिरी हुई वो है ये जो आपकी लकड़ियां हैं, उन्हीं से ही कर रहे हो, एंड इतने लार्ज स्केल पे भी नहीं कर रहे हो, तो लिटरली पर्यावरण को दूषित ना हो, इसलिए वो हवन रेकमेंड करता है। हम नेचर वर्शिप की बात करें, सो हम जब रिसर्च कर रहे थे तो AI ने कुछ पॉपुलेट की चीजें, एंड यू हैव आल्सो रिटन अबाउट द फर्स्ट ट्री हगर्स। तो अल जजीरा में एक आर्टिकल था फर्स्ट ट्री हगर्स का, गूगल जेमिनाई ने निकाला बाद में, लेकिन जब हम अल जजीरा पे जाके हमने जब सर्च किया तो ऐसा कुछ नहीं मिला, और इनफैक्ट जहाँ पे मिली भी चीजें वो एक नेगेटिव लाइट में पेंट कर रहे हैं लोग कि फर्स्ट ट्री हगर्स, एज इफ कि ये तो कितनी पिछड़े हुए हैं, प्रिमिटिव हैं, पेड़ को हक कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि इसीलिए भी हटा दिया वो आर्टिकल, क्योंकि वो कितना भी आप उसको पिछड़ा दिखाओ आज के समय में इट विल दिखेगा वो एडवांस्ड। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वन ऑफ द अर्लीस्ट नरसंहार जो हुआ था 1730 में नरसंहार हुआ था। ऐसे कई नरसंहार हुए भारत में जिसके बारे में छुपाया गया है, नहीं बताया गया, एंड दिस इज वन ऑफ देम। खेजड़ली मैसेकर। यस, प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि हमें ग्रेटा इफेक्ट का पता है पर हमें बिश्नोई इफेक्ट का पता नहीं। अब ये जो आप मैसेकर जिसकी बात करो, उसे कॉल्ड खेजड़ली मैसेकर, जो कि एक विलेज है, खेजड़ली विलेज है जोधपुर के पास में, प्रेजेंट डे जोधपुर के पास में, राइट। एंड वहां पे एज द स्टोरी गोज कि एक बार महाराजा ऑफ जोधपुर को अपना कुछ एक्सपैंड करना था महल, एंड दे नीडेड फायरवुड।
तो वो गांव आए लकड़ी काटने के लिए, एंड बिश्नोई विलेज, इट वाज अ बिश्नोई विलेज, वहां पे लेड बाय अमृता देवी बिश्नोई, वो खड़ी हो गई पेड़ को हक करके कि ना जी मैं ये पेड़ कटने नहीं दूंगी। उनको वार्न किया गया कि नहीं तुम हट जाओ, हम तुम्हारा सर काट देंगे। एंड शी सेज कि सर कटने से अगर पेड़ बचता हो तो एक सर की सैक्रिफाइस इज कोई कीमत नहीं है, एक सिर की, एक पेड़ के आगे एक सिर की कोई कीमत नहीं। उनका सर काट दिया गया, उनकी 3 बच्चियां आई भागते भागते, है ना, उनका भी सिर काट दिया गया। और ये वहां के मंदिर में, बिश्नोई पुराने अमृता देवी मंदिर में आपको एक पूरा एक पेंटिंग मिलती है कि यू नो हाउ, ये मतलब बात करते करते गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि कैसे यू नो दे मस्ट हैव किल्ड देम। एंड ये कोई व्हाट्सएप का जमाना तो है नहीं कि आप फ्लैश एक मैसेज करो और सारे लोग आ जाए। धीरे 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 लोग आते गए, कटते गए, पेड़ बचते गए। 363 people lost their lives. और अमृता देवी बिश्नोई sacrifice was not known in India till very recently. जबकि सरकारों ने अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण अवार्ड एक बनाया, फिर अब एक अवार्ड अब रेगुलरली हर साल देते हैं, बट इट वाज नॉट नोन फॉर सो मेनी इयर्स। वहां से इंस्पायर होके उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ, बट हमें इसका कोई ट्रेस नहीं मिल पाता। मैंने अपनी किताब में भी कोई एक ऐसी रिसर्च नहीं मिली जो मुझे कहे कि उत्तराखंड का जो ये था चिपको आंदोलन वो यहाँ से इंस्पायर्ड था। हालांकि जस्ट कहते हैं कि इंस्पायर्ड था, बट किसी ने इस पर रिसर्च नहीं करी। वंगारी मथाई जो एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट है, वो अपनी किताब में इको फेमिनिज्म की बात करती है। मतलब फेमिनिज्म जैसे इकोलॉजी प्लस फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, कि हाउ विमेन आर at the front of protecting the environment, right? पूरा बड़ा लेख लिखती हैं, बट खिजरली नासिकर को वो एक लाइन में कह के डिसमिस कर देती हैं। वो भी शी ड्रॉज अ रेफरेंस फ्रॉम विकिपीडिया। पूरी उस पर भी रिसर्च करने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हमने अपनी कहानियां कहनी बंद कर दी। हमने क्यों ये बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया दैट सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिफेंस जो हुआ है वो इंडिया में हुआ। चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन भी और कहाँ हुआ? So the moment we stop telling our stories is where our children will stop listening. I mean, can you imagine 363 people who died? And ये ऐसा नहीं कि 363 people known नहीं है। So बिश्नोई समाज में वो लोग जो दर्ज करते हैं ना नाम, उन्होंने वहां पे बैठ के महीनों सालों लगाए एक एक का नाम दर्ज करने में, फैमिली डिटेल्स, वो कौन से गोत्र से कहाँ से आ रहे थे, तो पूरी एक लिस्ट वहां शिलालेख पे लिखी हुई आपको मिलती है। 363 मैंने अपनी किताब में पीछे अक्षर में डाले 363 नेम्स ऑफ पीपल। एंड सबसे पहला नाम अमृता देवी बिश्नोई, उसके बाद उनकी 3 बेटियां, एंड देन द हस्बैंड, एंड देन अदर्स। और बहुत सारे नाम आपको दिखते हैं वहां पे, फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन। वो नाम की लिस्ट में आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इनके बेटा, अच्छा ये इनका बच्चा, ये इनकी डॉटर। मतलब परिवार के परिवार पेरिश हो गए। तो इनको मारा किसने, इनको काटा किसने? सैनिकों ने। एंड जब तक न्यूज राजा तक पहुंची तब तक इट वाज क्वाइट लेट, यू नो। तो सैनिकों को बोला गया था फायरवुड लाने के लिए, उन्होंने कत्लेआम कर दिया। एंड बाय द टाइम दिस न्यूज रीच्ड द किंग, he did come as the folklore goes, he did come, and उन्होंने ताम्रपत्र पे एक लिख के दिया कि हाँ जी हम बिश्नोई विलेजेस को टच नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इट मेक सेंस, क्योंकि उसके बाद ये कम्युनिटी को प्रिजर्व किया गया, दे वर एबल टू प्रैक्टिस देयर बिलीव्स। उसके बाद They were practicing it पहले से also. This happened in 1730, and the Bishnoi faith is about 550 years old. So it was continuing. It's not that it was not continuing. और ये खाली मतलब जब आप इनको ये पढ़ो ना तो मतलब समझ में आता है कि ये कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे हैं। और खाली पेड़ों के लिए नहीं, हिरणों के लिए शहीद हो रहे हैं। तो हिरणों के संबंध में हम बात करें तो पेड़ों का तो समझ में आता है कि एक इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक रिसर्च है, सब कुछ पता है लोगों को। हिरणों के साथ क्या संबंध है बिश्नोई समाज का? दुर्भाग्य है कि बिश्नोई समाज को पॉपुलैरिटी मिली उस मुद्दे के बाद, बट जब ये इतने सालों से
सेंचुरीज से हिरणों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पे आप प्रकाश डालिए कि हिरणों के साथ क्या संबंध है बिश्नोई समाज का। खाली हिरणों के साथ नहीं है, there's a story with हिरन also, एक स्टोरी vultures के साथ भी है, they're protecting the vultures also, जो vultures are flesh eating vultures, flesh eating species। हिरन तो वेजिटेरियन है, तो आप सोचोगे कि भाई ये एक वेजिटेरियन कम्युनिटी है जो एक वेजिटेरियन हिरन को प्रोटेक्ट कर रही है, बट ये vultures को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सेक्रेड। तो एट द रूट ऑफ द फिलॉसफी इज रुख लीला ना घवे, एक प्रिंसिपल है इनका। उसको जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा था ना, तो द ट्रांसलेशन वाज डोंट कट ग्रीन ट्रीज। मैंने भी पढ़ लिया डोंट कट ग्रीन ट्रीज, एज यू राइटली सेड, एनवायरमेंटली इट मेक्स सेंस। फिर जब मैंने फिलॉसफी काफी डीपर पढ़ी एंड बहुत सारे विश्नोई रिलीजियस गुरुज से भी बात हुई, जब हमारे साहित्य अकादमी में मेरा जाना हुआ, तो एक बात मुझे समझ में आई, रुख लीला ना घवे का मतलब है घवे ऐसे घाव नहीं देना है आपने, घाव नहीं देना एनवायरनमेंट को, घाव नहीं देना किसी भी चीज एनवायरनमेंट को, तो और घाव नहीं देना अपने आप को भी। तो जो हम वो 29 रूल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, उसमें लास्ट 4 रूल्स आते हैं, नो ओपियम, अल्कोहल, टोबैको, ये किसी भी चीज का सेवन नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी कॉन्शियसनेस की स्थिति को भी खराब नहीं करना है। तो घाव ना देना इज द ईथोस, नॉट जस्ट डोंट कट ग्रीन ट्रीज, बट घाव नहीं देना। आप भी नेचर का ही पार्ट है। अब हम सभी नेचर का पार्ट है, तो हम अपने आप की कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय करके कहाँ से नेचर को बचाने जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते, राइट? सो ये जो डियर्स का है, बहुत लोग कहते हैं कि मान्यता है कि गुरु जाम्बोजी रीइंकार्नेटेड एज अ डियर, ऐसा कुछ नहीं है। दे प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऐसा कहीं उनके लिटरेचर में नहीं आता है। तो वो पीकॉक्स को भी वैसे ही डिफेंड करते हैं, बर्ड्स को भी वैसे ही डिफेंड करते हैं। हर मंदिर में जो है एक चुगा घर अलग से है, विच इज अपना इतना परसेंटेज 10% ऑफ द ग्रेन्स जो एक फार्मर प्रोड्यूस करता है, वो मंदिर में दे देते हैं। मंदिर में और कुछ नहीं, बड़ा सा चुगा घर है, जो कि जब विंटर्स में साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, वो जब आते हैं राजस्थान, तो उनको फीड करते हैं, तो आपको फ्लेमिंगोज दिखते हैं, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग बर्ड्स दिखते हैं, उन सबको चुगा डालते हैं। तो क्विंटलों में, सैकड़ों क्विंटलों में चुगा है। सो हिरण जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब प्रतीक बन गया बिश्नोई समाज के साथ, है ना? तो मैंने भी अपनी किताब के बुक पे ब्लैक बक डाला, बिकॉज़ ब्लैक बक बिकेम द सिंबल ऑफ व्हाई दे स्टूड फॉर इट। तो दे आर प्रोटेक्टिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स। और ऐसे में एक एक्टर आता है एक दिन और आके, और जैसे आपने बुक में डिस्क्राइब किया, एक दिन नहीं, बट ही इज ऑन अ रैम्पेज and killing off many deers, black buck, चिंकारा, पूरे प्रोसेस में। और बहुत ही दर्दनाक है जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है। आई थिंक पॉपुलर मीडिया में लोगों को पता है इस बारे में, बट डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं आइडिया है। बस इतना पता है कि केस चल रहा है और उसको कई बार दबाने की कोशिश की जाती है। कैन यू टेल अस मोर कि व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? ये केस आई थिंक 1998 से 2024 हो चुका है, 2026 हो चुका है, ओ माय गॉड। और अभी तक ये स्ट्रेच हो रहा है केस। तो व्हाई इज देयर सो मच कंफ्यूजन? कोई निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंच रही बात? और क्या हुआ क्या था उस दिन? मतलब अगर आप उसको पूरा पेंट कर पाए उस पिक्चर को कि हाउ इट स्टार्टेड। वो मूवी थी हम साथ साथ हैं, उस मूवी की शूटिंग कर रहे थे वो लोग, फिर अचानक एक दिन उन्होंने कुछ प्लान बनाया, उसको लीड कौन कर रहा था? और 26 सितंबर 1998 की बात है ये। उस दिन हुआ क्या था घटनाक्रम? See, matter is sub judice and the actors always said कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, right? So matter sub judice तो हम कहेंगे allegedly, है ना? अभी भी I would repeatedly say कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता you cannot say that, आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि हाँ जी इन्होंने ही किया, right? But the matter became known as the Salman Khan as Black Buck poaching case. 1998 में जब ये मामला अखबारों में आना शुरू हुआ था, तो जी एक हिरन मारा गया ऐसे करके, और बहुत सारे लोग, मी इंक्लूडेड, जब ये न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइंस पर आता था, फ्रंट पेज पे हेडलाइन में आता था, could not understand कि what is the fuss all about? एक हिरन का पीछे, या ये हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और ये एक हिरन के पीछे इतना क्या है, चलो पन्ने पलटते हैं हम अखबारों के। 26 साल निकल गए, 26 साल में ये केस बढ़ता गया, ये केस चलता रहा। ये कोई एक केस नहीं था ऑन ये
four FIRs थी for poaching and an arms act की वायलेशन की, जिसमें बिना लाइसेंस की गन मिली थी। तो गन लाइसेंस वाला केस तो रखा दखा हो गया। तो ये जो FIRs बची, इसमें थे 25 एनिमल्स, 2 ब्लैक बक्स, 3 चिंकारास, जिनकी पोचिंग की गई थी। अब इसमें सिंस द मैटर सब जुडिस, तो हम इसमें ये तो नहीं एग्जैक्टली कह सकते कि कौन था, किसने किया, क्या किया, ये तो जब फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगी तभी करेगी। तो कोर्ट की जजमेंट्स आई ड्यूरिंग दी लोअर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट की जजमेंट आती गई ऑन ईच ऑफ दीज, ऑब्जर्वेशंस आती गई। वो ऑब्जर्वेशंस मैंने अपनी किताब में डाली हैं। सो व्हाट दे से इज कि एक रात को जब एक पोचिंग इंसिडेंट हुआ, तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे। गाड़ी में इकट्ठे बैठ के जा रहे थे, एक ड्राइवर था, एक सलमान खान थे, पीछे और 3-4 एक्टर्स एक्ट्रेसेस बैठी हुई थी, तब्बू, सतीश शाह was हाँ वो सेकंड वाले केस, second वाले केस। सेकंड वाले केस। तो को अक्यूज अलग अलग हैं हर एक FIR में, बट द मेन अक्यूज इज द सेम। एंड दे से कि ज्यादातर ये जो है बिश्नोई टेस्टिमनी पे, लोगों की टेस्टिमनी पे केस खड़ा हुआ है कि इन्होंने जी ये ब्लैक बक्स को, चिंकारास को शूट किया, लोगों ने शूट करते हुए देखा। अब देखा कैसे, सी 1998 की अक्टूबर लगभग, ये विंटर्स आर जस्ट सेटिंग इन वाली हम बात कर रहे हैं, कोहरा भी है, ओपन एयर भी है, तो ऑब्वियसली टेस्टिमनीज डोंट स्टैंड कि हाँ जी हेडलाइट्स देखी, पर क्या इन्होंने ही फायर किया, नहीं किया, वहां तक तो चलो मैटर समझ में आती कि ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एनी आई विटनेस, there cannot be any eyewitness. Okay, ठीक है। But the court has made some very, very important observations in this. They've said कि the investigation itself में जो एविडेंस में जो की जो भूमिका थी, वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उसकी, कि जो फॉरेंसिक लैब्स को जो सामान देना चाहिए था वो बहुत देर में गया। जैसे जिस व्हीकल में अलेजिडली जिसमें पोचिंग हुई, उसके टायर मार्क्स कलेक्ट करने में कोई आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन लगा दिए। तो ऑब्वियसली वो सैंडी एरिया है, तो ट्रैक्स मैच नहीं हो रहे। जो डियर allegedly जिसकी पोचिंग हुई है, डियर तो मिल गया, राइट, बट वाज दैट हंट डन ऑन द सेम डे और नॉट, इसमें अगेन एक गैप है। नाउ द प्रोसिक्यूशन सेड कि डियर को हंट करके एक होटल में लेके गए, जहां पे दे हैड टू कुक द डियर एंड allegedly कुक द डियर एंड ईट इट। पर वो डियर को के जो ब्लड मार्क्स मिले, जो ब्लड स्टेन्स मिले, वो होटल में 17 दिन बाद गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो ड्राई हो गए, मैच नहीं कर रहे सैंपल्स। सो द कोर्ट इज कम डाउन वेरी हैवी ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ओके, कि भाई ये मैच, फिर जो जिप्सी है जिसमें हंट हुई है, वो 1 महीने बाद फोरेंसिक लैब जा रही है, तो कितनी ही बार धुल गया होगा एक व्हीकल, कितनी ही बार उसकी क्लीनिंग हो गई होगी, होटल में डेली हाउसकीपिंग हो गई होगी, तो हाउ विल द प्रूफ मैच? सो ये कोर्ट से सेड कि ये द इन्वेस्टिगेशन वाज वेरी शॉर्टी, इसलिए भी ये केस बहुत लंबा चल रहा है। बट कोर्ट केसेस ना, वो आउटकम जैसा भी निकलेगा उसका, वो तो उसकी एविडेंस पे निर्भर करेगा। कोर्ट केसेस डू समथिंग वेरी रिमार्केबल। मतलब कोर्ट केसेस वहां लाइट शाइन करते हैं जहां हम नॉर्मली सोचते नहीं हैं। ये 26 साल से केस चल रहा है। ऑल ऑफ इंडिया हैज बिकम सो क्यूरियस कि ये है क्या। 26 साल से लड़े जा रहे हैं। एक the curiosity of Indians peaked, है ना। एंड जब मैं लोगों से मिली थी, तो एक उनमें से जो विटनेस थे, 65 टाइम्स अपीयर हुए हैं कोर्ट, 65 टाइम्स। तो बंदा डेफिनेटली क्वेश्चन करता है, हम डेफिनेटली क्वेश्चन करते हैं कि like why? Because there's a philosophy that runs very deep. इतनी शक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ फेक से आ सकती। तो मैं पढ़ रहा था जैसे इस केस के जो प्राइमरी विटनेस हरीश दुलानी, वो ड्राइवर, अपेरेंटली ड्राइवर, यस, क्या हुआ उनके साथ? वो हैं अभी? नहीं, वो मुझे तो मिले नहीं। वो अपेरेंटली और भी किन्हीं न्यूज़पेपर्स, रिपोर्टर्स जिन्होंने उन पर रिपोर्ट किया, वो कह रहे हैं वो तो है ही नहीं है। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। ही वाज द ड्राइवर हु वाज ड्राइविंग। एंड एक उनकी कहीं एक लाइन इंटरव्यू की मैंने कहीं पढ़ी है, वेयर ही सेड दैट ही डजंट फील सेफ, बट ही इज नोवेयर टू बी फाउंड एनीवेयर। तो वो कहीं, वो कोर्ट में भी नहीं अपीयर हुए, बाद में वो कहीं मिले भी नहीं। तो किसी रिपोर्टर ने उनकी इंटरव्यू भी नहीं करी, बिकॉज 26 इयर्स तो बहुत लंबा टाइम फ्रेम है। तो मेरे से जो पहले रिसर्चर्स आए होंगे, जो पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आए होंगे, कहीं उनका कहीं ना कहीं इंटरव्यूज तो मिलती हैं, उनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो मिलता है कि क्या हुआ। सो nobody knows उनका क्या हुआ। and I just left it there because
आई वांटेड टू फोकस ऑन द फैक्ट कि कोर्ट केस तो हमारे देश में जैसे लंबे खींचते ही हैं, बट रियली सोचने वाली बात है कि व्हाट पावर्स दिस करेज, मतलब इतना हौसला आता कहाँ से है कि आप 26 साल एक केस लड़ सकते हो एक हिरण के लिए। और इनका जो ये हौसला आ रहा है वो फिर से वही उनके रूट्स है, उनका फेथ। उनकी फेथ से आ रहा है। वेस्ट में तो बहुत हल्ला होता है एंड देयर इज दिस ग्रेटा थनबर्ग या एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, एंड बट वहां से ऐसा लगता है कि सिर्फ हल्ला हो रहा है कुछ पॉलिसी बनाने के लिए, कुछ एजेंडा पुश करने के लिए, बट एक्शन नहीं है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल एक्शन होता आया है कई सालों से, अ फिलॉसफी दैट वी कैन लर्न फ्रॉम, जिसको आपने बुक में डिस्क्राइब किया है, द बिश्नोई इफेक्ट। सो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देयर, प्लीज टेल। ये बिश्नोई इफेक्ट ना टर्म मैंने नहीं कॉइन करी, ये दो रिसर्चर्स थे, हैमिल्टन एंड आई थिंक जॉनसन हॉल। वो आए थे आई थिंक लेट 2000s में कभी रिसर्च करने ऑन द बिश्नोई कम्युनिटी, एंड उन्होंने ये टर्म कॉइन करी, एंड आई हैव गिवन इनफ क्रेडिट टू देम इन द बुक आल्सो, एंड आई हैव यूज्ड दिस टर्म। मुझे ये टर्म बहुत अच्छी लगी, द बिश्नोई इफेक्ट। तो उन्होंने ये जो टर्म कॉइन करी ना, जैसे अगर आप बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स को देखें ना, जब हम जाते हैं कहीं, मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने वॉक इनटू अ बिश्नोई विलेज, ज्यादा ग्रीन लगती है, हाँ ज्यादा ग्रीन लगती है, यहाँ ज्यादा एनिमल्स है, अच्छा हिरन तो फ्रीली रोम कर रहे हैं, यू गेट द फीलिंग, है ना। तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख कर आते हैं, बट इन्होंने क्या किया, ही वेंट बैक, बोथ ऑफ देम वेंट बैक। इन्होंने रिसर्च इकट्ठे नहीं करी दोनों ने, एक इकट्ठे एक अलग अलग, दे वेंट बैक एंड उन्होंने उस प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप से एनालाइज किया। सो वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने वेस्टर्न रिसर्च द वे द स्टाइल इज डन, उन्होंने इंडियन इसने किया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिसर्च की, एंड दे रिसर्च 19 विलेजेस in that particular area, 8 being Bishnoi villages, I think, and 11 non-Bishnoi, 19 villages in all, right? And उन्होंने हर विलेज में 500 मीटर के ट्रैक लंबे लंबे मार्क करे, and उसमें नंबर ऑफ ट्रीज काउंट किए, and they find that the number of trees is in Bishnoi villages is way higher than in the non-Bishnoi villages. ऐसे ही उन्होंने एनिमल्स के साथ किया, हाँ, the number of black bucks, the number of deers, हिरण ही हिरण कहते हैं ना ज्यादा, चिंकारास, गजेल्स एंड ब्लैक बक्स को हिरण ही कहते हैं लोकल पार्लर्स में। तो हिरण जी बिल्कुल, मतलब बिश्नोई विलेजेस में वे हायर देन इन नॉन बिश्नोई विलेजेस। सिमिलरली वल्चर्स आर आल्सो वे हायर इन ये बिश्नोई टर्म उन्होंने वहां से कॉइन करी, एंड आई हैव यूज्ड दिस टू से दैट इफ देयर कैन बी अ बिश्नोई इफेक्ट, right, if there is a Bishnoi effect, which there is, we can use it everywhere. एब्सोल्युटली। बट इट इज जस्ट कि हम अपने धर्म से हम ही कट गए हैं, तो हमें ये ऐसे फेबल्स और कहानियां लगती हैं क्योंकि हमने इनको कभी एक्शन में नहीं देखा ना। हमारी बहुत सारी 2-3 पुश्तों ने इनको कभी एक्शन में नहीं देखा, और अगर आप इनको एक्शन में देखोगे तो ये सनातन धर्म इफेक्ट लाया जा सकता है, राइट। काउंटरिंग इट विद लाइक व्हाट यू वर सेइंग द वेस्टर्न इफेक्ट। अगर आप कॉप समिट्स का डेटा एनालाइज करो, राइट, कॉप 36 हो रहा है आई थिंक ब्राजील में, कॉप 30 हो रहा है, सॉरी कॉप 30 हो रहा है जो अभी ब्राजील में, उसके लिए उन्होंने 8 माइल लंबा 6 लेन्स का हाईवे के लिए जंगल क्लियर कर दिया, एंड दी अमेज़न का जंगल, इतना थिक जंगल उन्होंने क्लियर कर दिया, एंड द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज सेव द अमेज़न। ओह नो, हिपोक्रेसी, एब्सोल्युटली, स्टुपिडिटी। हाँ, जो अभी आई थिंक दुबई में जो कॉप समिट हुआ था, 644 प्राइवेट जेट्स फ्लू इन, 4000 टन ऑफ कार्बन का वहां पे, क्या तमाशा है ये। एग्जैक्टली, क्या तमाशा है। तो but then the thing is that they are coming up with these SDG frameworks, the environmental sustainability goals, ESG, और हम भी तो सारा वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे कॉर्पोरेट्स ESG में लगे हुए हैं, चेकलिस्ट है वो, चेकलिस्ट है, पर चेकलिस्ट पे कोई जान नहीं देता। चेकलिस्ट के लिए कोई 65 टाइम्स अपीयर नहीं होता इन द कोर्ट, सिर्फ फेथ के लिए होता है। तो कल हम लोग वॉक कर रहे थे गुड़गांव के शुद्ध वातावरण में और तो उदित ने कहा कि हम कलेक्टिवली लोग, छोटी पॉकेट्स में कलेक्टिवली लोगों को भी एक्शन लेना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर पाएगी। तो वही हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते, जैसे बिश्नोई ने किया।
हम क्यों नहीं कर पाते? यही समझ में आया, क्योंकि हमारे लिए सक्सेस के पैरामीटर्स ही अलग हैं। अगेन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, हम काम छोड़ के और अगर इसमें लग गए कि हमें पेड़ लगाने हैं और इसमें लगाने हैं, यू आर नॉट कंसिडर्ड सक्सेसफुल विद ऑल दीज थिंग्स। तो एक सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी है जो आपको साइकोलॉजिकली पुश कर रही है कि ये सब तो सरकार देखेगी, लोग देखेंगे, उनको ब्लेम करो और आप अपना पैसा बनाने पे फोकस करो। और इसीलिए आई मीन और वही ये बिश्नोई इफेक्ट इतना इनहेरेंटली उनके डीपली रूटेड है, यू डोंट हैव टू टेल देम टू डू दिस। बाकी लोगों पे आपको फोर्स करना पड़ेगा अगर वो खुद से इस फिलॉसफी को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर तर्क वितर्क की एक श्रृंखला चलेगी, उसमें से कुछ अडॉप्ट किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। बट दो सस्टेनेबिलिटी उन लोगों ने इतने सालों तक, सेंचुरीज से बना के रखी है। कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हम एज अ केस स्टडी अप्लाई कर सकते हैं सोसाइटी में? एटलीस्ट वी नीड टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समथिंग। सी एक चीज ना बड़ी क्यूरियस है जो हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, इज फेथ बेस्ड कॉन्वर्सेशन। इस सारे इफेक्ट में जो आप बिश्नोई इफेक्ट देख रहे हो, इसको जोड़ क्या रहा है? इसको जोड़ एक फिलॉसफी रही है, राइट? एक बहुत पावरफुल फिलॉसफी इसको जोड़ रही है, विच इज अ रिलीजियस फिलॉसफी। बट हमने रिलीजन को तो साइड पे रख देना कि वो तो एक्शनेबल है नहीं। इस सारी चीज का सूत्र जो है वो धर्म है। और ये खाली खाली बिश्नोई समाज से नहीं आ रहा है। इंडिया में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स। ओके, सेक्रेड ग्रूव्स वो हैं जिनको माना जाता है कि कोई डेटी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। राजस्थान में सेक्रेड ग्रूव्स को उड़ान कह देंगे, देवबंस कह देंगे। उत्तराखंड में भी ऐसी देवबंस हैं। मेघालय में खासी लिंगडो प्रीस्ट्स जो हैं वो रिचुअल्स करते हैं टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। तमिलनाडु में ऐसे ही सेक्रेड ग्रूव्स हैं आपके, जहाँ पे नॉर्मल हम आप लोग जा नहीं सकते, यू कांट एंटर इट। वहां पे डेफिकेट करना, यूरिनेट करना इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो पवित्र माने जाते हैं। यू नो, मध्य प्रदेश में ऐसे तो इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्रेड ग्रूव्स की बहुत लंबी लिस्ट निकाली है। मैं आपको उसका मैप शेयर करूंगी। स्टेट वाइज उन्होंने मैप किया कि कितने उनके ग्रूव्स हैं। ये जो सेक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट है, ये आ तो सेक्रेडनेस से रहा है, आ तो धर्म से रहा है। तो जब बिश्नोईज खड़े होते हैं ओरांस को डिफेंड करने के लिए, ओरांस इज इंसिडेंटली नॉट जस्ट बिश्नोई ओरांस, और भी समुदायों के ओरांस, बट उन सबको कनेक्ट करने वाला तो एक रिलीजन ही है ना। और हमें सेक्रेड फॉरेस्ट कहाँ से मिल रहे हैं? हमारे तो बहुत बड़ी सभ्यता से आ गए। रामायण महाभारत में आपके पास वन पर्व है, अरण्य कांड है। स्टोरी इज सेट इन द फॉरेस्ट। जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, दैट इज सेट इन द फॉरेस्ट। अगर आप मतलब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की यात्रा देखो, शुरू हुए उत्तर प्रदेश से, अच्छा वहां चित्रकूट की डिस्क्रिप्शन आती है, फिर नीचे आए, अच्छा करते करते डिफरेंट फॉरेस्ट में आए, फिर वो दंड आरण्यक है, मतलब वो दंड देने वाले विभस्त फियरफुल फॉरेस्ट भी हैं, फिर शांता मधुर अशोक वाटिका जैसे भी हैं। हाँ, फिर वो लंका। ये जो पूरे डेसिडियस, एवरग्रीन, ये जो सारे फॉरेस्ट है ना, इनका डिस्क्रिप्शन रिसर्चर्स लाइक मुरुगेसन जी, नंदिता कृष्णा जी, इन्होंने अपनी किताबों में किया, पर हमें उनके बारे में पता नहीं चलता इतना। उन्होंने मूड्स ऑफ द फॉरेस्ट डिस्क्राइब, शांता स्वभाव, मधुर स्वभाव, पर्सनैलिटीज देयर, फॉरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। और यही नहीं हुआ, तो मुरुगेसन जी ने अपनी किताब में, अपने आर्टिकल्स में 182 प्लांट स्पीशीज कैप्चर करी है फ्रॉम वाल्मीकि रामायण, जिसमें क्रीपर्स, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स सारे लिस्टेड हैं। तो इकोलॉजी के साथ फेथ का कनेक्शन हमारे लिए नया नहीं है, और खाली एक समुदाय का नहीं है, हम सबका है। तो रामायण को कभी किसी ने एज एन इकोलॉजिकल विजडम ग्रंथ क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए ना, बिल्कुल देखना चाहिए, है ना। पंचवटी में अशोका का पेड़ है, अशोका की बार्क का डिस्क्रिप्शन, पत्तों का फायदे, सारे यूज केसेस बताए जा रहे हैं। सीता जी उन पत्तों को यूज कर रही हैं। हम क्यों भूल गए सारा कुछ? हमने कनेक्शन खुद तोड़ा है। और अगर हम कनेक्शन रीस्टैब्लिश कर देंगे, हमें धार्मिक इफेक्ट बहुत इजीली दिखेगा। हमें कोई एसबीडी फ्रेमवर्क की, ईएसजी की जरूरत नहीं है। दे आर खाके, दे आर चेकलिस्ट। दिस इज रियल। वाओ, इतना कुछ झेला है ना हमारी सोसाइटी ने, कलेक्टिवली इस देश ने इतना कुछ Perpetually. झेला है दैट हमारी रेजिलियंस कहाँ से आती है, हमारे एंसेस्टर्स की रेजिलियंस कहाँ से आती है, कई बार सोच के लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अभी हम लोग गए थे मुकाम,
और हमने वो 29 नियम पूरे पढ़े, और बाकी सारी चीज तो समझ में आती हैं कि लाइक वेरी डीपली इनकॉर्पोरेटेड विद योर एवरीडे लाइफ एंड धर्म एज वी से। बट जो लास्ट नियम था वो था कि नीले रंग का प्रयोग नहीं करना, नीला रंग वर्जित है। वो क्यूरियोसिटी है कि वो जानने की कि वो नीला रंग क्यों वर्जित है, कि नीला रंग भी तो नेचर का ही पार्ट है। तो ऐसा क्या हुआ कि जंबो जी ने उस चीज को वर्जित किया? एक्चुअली नीला रंग ना काफी ज्यादा वर्जित है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, नॉट जस्ट इकोलॉजिकल। इसका जो बैकग्राउंड पाया जाता है, बहुत सारे पुराणों में भी इसकी बात करी गई है कि नीला रंग पहनना नहीं चाहिए। उसका कोई एनर्जेटिक इम्पैक्ट भी लोगों ने एनालाइज किया है, तो इसके काफी सारे रीजंस हैं। बट द बिग रीजन, बिकॉज ये इकोलॉजिकल मैनिफेस्टो है ना, बिश्नोई समाज का, तो इकोलॉजिकल इज द बेस लाइन। ये अंधविश्वासी नहीं है, ये जो इकोलॉजी को हार्म कर रही है चीज, वो ये नहीं करते। उस जमाने में जो नीला रंग आ रहा था वो नील की खेती से आता था। ओके। और जो नील की खेती थी वो कम्प्लीटली लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो जो चीज लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही है उसको यूज क्यों करो। एंड नॉट जस्ट वो लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती थी, इवन द पीपल जो वो रंग के साथ उसको बना रहे हैं, उसको उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारों को भी बहुत हेल्थ इम्पैक्ट आता था। अब जब अंग्रेज आए, उन्होंने नील की खेती मैंडेट करी। बंगाल में नील विद्रोह हुआ कि नहीं, हम नील नहीं उगाएंगे। प्रोसिक्यूट किया गया फार्मर्स को। पर जाम्बो जी उससे बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीला रंग वर्जित है, नीला रंग नहीं पहनना है। राइट। अगर आप इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखो तो एक मैं बिश्नोई समाज के एक ऐसे कॉन्फ्रेंस पे गई थी, तो वहां पे यंगर पीपल वर प्रेजेंटिंग हाउ टू एनालाइज दीज 29 रूल्स इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। एंड वहां पे एक प्रेजेंटेशन थी दैट हाउ this rule of Neela nahi pehenna can be translated into fast fashion. How don't give into fast fashion, because eventually you are destroying, all the clothes are landing in the landfill, and you are destroying the ecology by wearing clothes which do not destruct very fast. So कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज भी इन रूल्स पे बहुत चिंतन कर रहा है. It's not stuck in time there, but एक सिंबलिज्म भी है कि हाँ ब्लू नहीं पहनना, तो ब्लू नहीं पहनते। हालांकि अब तो सारे ही कलर्स केमिकल से आ रहे हैं। कुछ आइडियोलॉजी तो 1400 साल से चली आ रही है, वो आज तक भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। ओके। तो एक जो फर्स्ट रूल जो था सूतक वाला, यस। हाँ, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा पहले वो रूल। तो इट सेड कि द मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड फॉर 30 डेज। नहीं, बच्चे को अलग कर देते हैं। अलग नहीं करते, 30 डे रेस्ट फॉर द मदर एंड द न्यूबॉर्न। एंड उससे पहला उसका सेकंड रूल है 5 डे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में द वुमन शुड रेस्ट। राइट। सो ये दो रूल्स, फर्स्ट 2 रूल्स, ये एक्चुअली फर्स्ट 4 रूल्स अगर आप देखो, द 29 रूल्स, वो पर्सनल अपकीप से रिलेटेड है। सो द थर्ड रूल इज कि नहाएं जैसे रोज। रेगिस्तान में पानी के अभाव में लोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, पानी हो जाएगा, पानी लेकर आएंगे, पानी सरोवर बनाए, वाटर। आप अगर बिश्नोई इसमें जाए ना, तो वहाँ सरोवर, जब आप बिश्नोई टेम्पल्स में जाते हैं तो वहाँ वाटर बॉडीज है। तो इट इज नॉट कि अभाव में आपको अपनी अपकीप नहीं करनी है। तो द फर्स्ट 4 रूल्स आर रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन एंड अपकीप। उसमें से पहले 2 रूल्स आर रिलेटेड टू विमेन कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सूतक उसको कहते हैं, एंड 30 डेज पीरियड व्हेन यू गेट रेस्ट। एंड ये खाली बिश्नोई समाज नहीं कर रहा, ये बहुत बहुत कॉमन है। अच्छा, जब मैं जा रही थी ना इसमें रिसर्च करने के लिए, तो मेरे से बहुत लोग पूछते थे आप छुट्टी में तो नहीं हो? तो मैंने कहा नहीं जी। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं वकील हूँ और मैं यहाँ किताब पे रिसर्च कर रही हूँ, मैं छुट्टी में नहीं। फिर कोई पूछे आप छुट्टी में तो नहीं हो? आप नहीं जी, मैं छुट्टी में। And that's when I realized that this is euphemism for them asking me कि आप menstruate तो नहीं कर रहे हो, because then don't go। बहुत बड़े अच्छे से, बहुत उससे, आप छुट्टी पे तो नहीं हो पूछ रहे वैसे। That's एक तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि मेरी पर्सनल स्पेस में, being a modern woman की है, मेरी पर्सनल स्पेस में क्यों ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं। And then when I see my HR colleagues, वो अपने यहाँ मेंस्ट्रुअल लीव लाने की कोशिश कर रहे हैं, where you give the woman a period of rest for 4 days, 5 days, 2 days। और ये बात पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, हर जगह डिबेट हो रही है, कौन सी स्टेट में कर दिया है, कौन सी ने नहीं करा। और यहाँ आपको
कल्चरली एनफोर्स्ड लीव मिल रही है मगर हमें वो चाहिए नहीं, हमें लीगली एनफोर्स्ड लीव चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपवित्र हैं क्या, अब वो हम अपवित्र हैं कि नहीं, वो इसने एक डिफरेंट ही कहानी पकड़ ली। बट द फैक्ट दैट वुमन कुड हैव अ रेस्ट फॉर 5 days in a month was not such a bad thing, mate. Yeah, why not? Yes. It's not such a bad thing. But उसको अपने पवित्रता अपवित्रता के साथ लिंक अगर कर दिया तो मना कर। बट एक्चुअली ये रूल फिर ब्रेक कैसे हुआ? ये ब्रेक तो हुआ बिकॉज द फैमिली स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन ना। अगर आप एक सिंगल फैमिली हो, जो न्यूक्लियर फैमिली हो, तो वहां पे एक वुमन 5 days लीव कैसे ले सकती है? नहीं ले सकती। बट हमें ऑफिस से तो डेफिनेटली छुट्टी चाहिए, हम उसको मेंस्ट्रुएशन लीव ही बोलते हैं। लाइक द मोर वी बिकम मॉडर्न द मोर वी गो बैक is my experience. कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, जैसे एक ट्राइब है सेंटिनलीज जो इंडिया प्रोटेक्ट करता है, सेंटिनलीज आइलैंड है। अब वहाँ पे ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियाँ हुई हैं कि कोई मिशनरी आया है अमेरिका से, वहाँ पे उन्होंने जाके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की और उनको वो मार दिया उन्होंने सेंटिनलीज से। एंड इट इज़ अपेरेंटली 50,000 year old ट्राइब। वो इतना है कि ऐसा बोलते हैं कि वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल है कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो कॉमन जो कोल्ड है वो भी उनको मार सकता है। मतलब आप तो इतने ज़्यादा बैक्टीरिया लेके जिंदा हो कि वो इतने पवित्र हैं। तो हाइपोथेटिकली कि अगर कल को ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ी प्रलय आ जाती है और बहुत कम लोग बचते हैं, तो आइडियली आप तो यही चाहोगे ना कि वही लोग जिंदा रहें एंड दे शुड स्टार्ट द सिविलाइजेशन अगेन। दिस इज व्हाट द ब्यूटी एंड द रूट। अब उनको आप धर्म सिखा दो, बट उनका धर्म तो वो पेगनिज्म ही है। वही अपने पेड़ों से, पक्षियों से, मिट्टी से, धूप से दे आर सर्वाइविंग। इनहेरेंटली सनातन धर्म भी वही है। एग्जैक्टली है ना। अनुष्ठान जो है, जिसको हम कहते हैं, जो पद्धति हो सकती है, अनुष्ठान की पद्धति है, मगर वो उपासना जो है वो ऊपर है अनुष्ठान से। अनुष्ठान के बिना की गई उपासना कैन लीड यू टू गुड रिजल्ट्स, बट उपासना के बगैर किया गया अनुष्ठान will not yield results. ये मैं नहीं कह रही, ये तो उपनिषद में लिखा है। forced. हाँ, आई थिंक ये तो ब्रह्म सूत्र में आता है। इसका एक प्रॉपर श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट सेज कि अनुष्ठान के बिना की गई उपासना कैन स्टिल वर्क, बट उपासना के बिना किया गया अनुष्ठान इज एब्सोल्युटली यूजलेस। भाव, hence the law. hence the भाव। तो जो एक परपेचुअल प्रोपेगेंडा किया गया, अब हमारे यहाँ तो हम सस्टेनेबल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में ही सही हम लोग उस एंशिएंट सिविलाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस की हमारी बातें होती हैं, हमारी स्टडीज में भी बातें होती हैं, घरों में भी बातें होती हैं। बट जैसे मैं बहुत बार सोचता हूँ अफ्रीकन ट्राइब्स के बारे में, अफ्रीका के बारे में, मोस्टली उसको तो एक तरह से ह्यूमन लैब बना दिया गया है, बहुत सारा टेस्टिंग वहाँ पे होती है, ऐसा मैंने सुना है, यू कैन वैलिडेट। तो उन लोगों को उनके पेगन कल्चर से दूर कर दिया गया। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वहाँ पे वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे नेचर से कि अगर उनको कोई पेड़ नहीं चाहिए, वो रास्ते में आ रहा है उनको, तो उसको कर्स करते हैं वो, और वो पेड़ सूख भी जाता है। सो दिस मच कनेक्टिविटी विद द नेचर। वो कौन लोग आए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम तो प्रिमिटिव हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कैसा रहना है, और हम तुमको बताएंगे कैसे बेड पे सोना है, तो काट डालो इन पेड़ों को, इन पेड़ों से मकान बनाओ, राइट। तो और दिस ऑडेसिटी दैट कम्स फ्रॉम देयर, सोर्सिंग कैसे होती है इन सब की। हु आर दीज पीपल, हु आर दीज पीपल? कैपिटलिस्ट तो हैं, बट देन इफ यू कैन शेड मोर लाइट ऑन कि ये एजेंडाज बनते कहाँ हैं, कहाँ से ये चीज होती हैं। दीज आर लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ये कैपिटलिज्म के लैब्स हैं, वहां से ये होता है कि आप ट्राइबलिज्म भी खत्म कर दो, पेगनिज्म भी खत्म कर दो, नेचर भी डिस्ट्रॉय कर दो, एंड देन स्टिल से कि हम तो वी आर द पायनियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। You just so we are the pioneers of civilization and humans are the best and everything else is there to serve humans. Humans का स्वामीपन है बाकी सारी प्रकृति। Dominion है ना? टॉप ऑफ द फूड चेन। Domination, हम टॉप ऑफ द फूड चेन है, हम सब में से बेस्ट है। भाई बर्ड्स को उड़ते हुए देखो, वो सोचेंगे ये देखो कैसे केज में रहते हैं। Who knows ना, वो तो एक अलग कहानी है। But incidentally, India is not very great on the nature parameters, क्योंकि हम तो बहुत साल colonized रहे ना, तो वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारी रूट्स में बस गया। पहले उन्होंने हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करे, फिर हमने अपने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए, तो हमारा फॉरेस्ट का तो कंसिस्टेंटली नीचे ही आ रहा है।
राइट। एंड इसको एक बहुत अच्छी ये दर्शाती है ये बात को, मैं आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट इसमें आंसर करती हूँ कि आपने कांतारा मूवी देखी है, द फर्स्ट वन, राइट? कांतारा मूवी में द फर्स्ट मूवी में ये दिखाते हैं कि एक हस्बैंड है, वो अपने यूजिंग हिज हेयर, सो द वाइफ सेज कि वो फलानी जड़ी बूटी जाके लगा लो एंड यू विल योर हेयर लॉस विल स्टॉप। And the guy walks into the forest and वो वहाँ से जड़ी बूटी उठाता है, and a forest officer comes there and in one tight slap and he says कि ये जंगल तुम्हारे बाप का है, you know? तो that's the center of the question है कि भाई जंगल किसका है और जंगल की प्रोड्यूस किसकी है? Who owns the earth, right? Who owns the earth? Like nobody, no? He's going there and foraging things which is always thought कि मैं वो यूज कर सकता हूँ। एंड जब इंडिया को आजादी मिली, राइट, तब तक वी हैड द फॉरेस्ट सर्विस कंप्लीटली एंट्रेंच्ड। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट सर्विस बनाई, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में ऐसा चीज डाल दी कि द ट्राइबल्स एंड द पेजेंट्स आर आवर एनिमीज बिकॉज दे आर द वंस हु वर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, ट्राइबल्स एक्ट, so that the Britishers could not cut down so many trees. 18th-19th century में आप देखो कितने सारे peasant revolts हो रहे हैं इंडिया में, कितने सारे tribal revolts हो रहे हैं, tribal uprisings हो रही है, because they want to protect and the Britishers want to cut it down. But वो हमारे यहाँ the Britishers didn't leave ना, so the forest officers in their cadres they continued that way. So ये गाडगिल, गुहा, रामचंद्र को, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस बात को लिखते भी हैं कि हाउ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कंटिन्यू टू व्यू दिस, एंड वो मूवी बड़ी ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। इनफैक्ट अगर किसी को समझना है कि क्या हो रहा होगा उस समय, पूरे ब्रिटिश पूरी दुनिया भर के ट्राइब्स के साथ क्या कर रहे हैं, देयर इज अ मूवी अवतार, यस एग्जैक्टली सेम थिंग इट इज शोइंग। यस। और उस समय पे जो हुआ, उनका जो डिस्कनेक्ट कर दिया गया उनके कल्चर के साथ, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं आज जो हम दूरी पाते हैं उन लोगों के बीच में, कि आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग उन लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने में। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो समस्या हुई है भारत में पैदा, जिसमें ट्राइबल अपने आप को अलग मानने लगे हैं, और उसकी वजह से आज जो इतने रैपिड कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वो शायद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको जो चीज़ से जुड़े हुए थे, उनका फेथ चला गया, उनके पेड़ चले गए, उनकी पूजा पद्धति थी जो भी उनकी लोकल थी वो चली गई, तो वो जाएंगे कहाँ? मोर इम्पोर्टेंटली जो अर्बन ड्वेलर्स आ गए वो भी तो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि पेड़ कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। अच्छा ये वाले पेड़ कट गए, पार्किंग के लिए जगह मिल गई, अब हम शेड ढूंढ रहे हैं कि पेड़ के नीचे पार्क कर दें गाड़ी ताकि गर्म ना हो जाए। तब सबसे ज्यादा बेवकूफ तो अर्बन हो गए ना। 500 के AQI में वाटर एयर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं। Yes, yes. I mean, we are the ones who are more disconnected than. तो इसीलिए तो हम ऐसे SDG गोल फ्रेमवर्क्स और ESG फ्रेमवर्क्स एंड वेस्टर्न पूरी लैंग्वेज को डालने के लिए, ग्रेटा थनबर्ग इफेक्ट अपनी किताबों में डालने के लिए लालायत हैं, क्योंकि वी डोंट नो आवर ओन स्टोरीज। हम कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं। तो इस कंट्री में अगर कोई पतन का जिम्मेवार है तो वो तो एजुकेटेड लोग है ना। हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दे के तो लीडर्स पर आते हैं। एंड जब आपकी लीडरशिप इज सो looking towards the west for everything, and I'm not just saying political leaders but the leaders who are the services who are running the education institutes, जब सभी कुछ में आप वेस्ट को देख रहे हो, तब आप अपना इंटरनल इंडिजिनियस फ्रेमवर्क्स को कैसे मान सकते हो? फिर तो हम उनको सिर्फ डांसेस के लिए बुला लेते हैं। अच्छा ये इनका ये डांस है, ये ट्राइबल डांस है। दे आर कंजर्विंग, दे आर सिटिंग इन आवर हेरिटेज। इसमें मोदी जी की मुझे एक वो बात याद आती है जिसमें बोलते हैं कि नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, नेचर से मिल्क करना सीखो। ये सब जब भी बातें होती है तो बहुत रेस्टलेस फील होता है और ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं सकते। मतलब देयर इज सच अ बिग सिस्टम दैट नीड्स एन ओवरहॉल, एंड आई वांट टू आई थिंक मे बी कंक्लूड विद दिस एंड आस्क यू कि क्या कर सकते हैं फिर। व्हाट शुड द पीपल हु आर वाचिंग दिस टेक अवे, व्हाट शुड वी डू, और कहाँ पे काम चाहिए? सी जो बाहर काम चाहिए, जो लॉयर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग एट वन फ्रंट। बट सबसे पहले एज इंडिविजुअल्स वी सी कि हम अपने अंदर कितने कनेक्टेड हैं, कि क्या हमारी प्लेट सस्टेनेबल है कि नहीं, क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो पचा पा रहे हैं कि नहीं विदाउट डाइजेस्टिव्स, राइट? क्या हम जो खाना ले रहे हैं हमें उसको रूट भी पता है वो कहाँ से आ रहा है?
अगर हम एक धनिया का पौधा भी उगाते ना, तब भी हम उसमें से एक भी पत्ता वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहता है हाँ, पता चलता है कितनी मेहनत से आ रहा है. सो लिटिल कनेक्शन विद फूड, अ लिटिल कनेक्शन विद लैंड, अ लिटिल बिट ऑफ अ कनेक्शन विद हमारी अलमारियां कितनी भरी हुई हैं. ओके, यस, यू नीड क्लोथ्स, ओके, कितनी भरी हुई हैं उन चीजों से जो हमें चाहिए नहीं. सो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी हमें सबसे पहले तो अपने अंदर देखनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ में, अपनी बॉडी में, अपने लिविंग एनवायरनमेंट में, एंड उसके बाद कहीं जाके कुछ बाहर का असर पड़ेगा. सो सबसे पहले मैं, मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी, मेरा देश, मेरा ईश्वर, मेरी प्रकृति, ऐसे कहीं जाके कनेक्ट होगा ना. सो इट स्टार्ट्स विद अस. जो ये पुस्तक आ जाएगी आपकी, पहले तो ये लॉन्च कब हो रही है वो, और एक मोटा मोटा कि हम टेक अवेज क्या हैं इससे, कुछ तो हमने कवर कर ही लिए, और क्या संभव है जो देश में जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे या बुक के माध्यम से जो जुड़ेंगे, उनका बिश्नोई समाज को जाके उनको समझना, देखना, और शायद बताने से कुछ समझ में ना आए, पर देखने से, उनके साथ थोड़ा संबंध बनाने से कुछ समझ में आ जाए चीजें. किताब का लॉन्च इंग्लिश वाले एडिशन का तो जनवरी में है, और हिंदी वाला हम मुकाम में ही कर रहे हैं ओह वाह. वाओ. फरवरी में. सो वो बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप हो गया, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये ऐसा हुआ. हमें ना पता है अपने आसपास ही बहुत एग्जांपल्स मिल जाते हैं, right? जब हम ऑफ कोर्स बिश्नोई समाज से जुड़ें, देखें, वो तो पढ़ें, पुस्तक भी पढ़ें, यस, बट अगर आप जिस भी स्टेट में हो, आप उसके ही सेक्रेड फॉरेस्ट देख लो. आप जिस भी स्टेट में हो, आप उसके ही कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस देख लो. हर एक जगह है कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. हर एक जगह ऐसी प्रैक्टिसेस है कि यहाँ पे कोई रंगोली जो है चावल के आटे से बनाई जा रही है, उसको हमने पेंट से रिप्लेस कर दिया. चावल का आटा कीड़े खाते थे, पर प्लास्टिक से जो पेंट कर दिया है वो कोई नहीं, उसका कोई यूज नहीं. तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी अपनी एनवायरनमेंट में, हमारी अपनी स्टेट में, हमारी अपने एरिया के आसपास एग्जिस्ट करती हैं. ब्रिंग देम बैक. तो अनु जी, फिर से बहुत इंसाइटफुल, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन थी ये, और आई होप कि ये बुक जो है लोगों के घरों तक पहुंचे, और घरों तक ना पहुंचे, उनके दिमाग में और उनके हृदय में, सोल तक जाए, और कुछ प्रभाव पड़े, लोगों को पता चले कि ऐसी केस स्टडीज हमारे यहाँ भी मौजूद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं. और वी कैन से कि हम पेगन रिलीजन सनातन का जो कॉम्बिनेशन जो हमारा है, दैट कैन बी अ रोल मॉडल for the entire world. So thank you very much once again. Thank you so much. Thank you. May the forest be with you. May the forest be with you.